गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप गुप्ता। और जैसा कि आपको पता है, हमने से आपके फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ चैप्टर करा चुके हैं, जैसे कि जैसे हमने बहते हुए नदी के जल के कार्य कराया था। उसके बाद में शुष्क अपरदनात्मक वाले करवाए थे, वायु के कार्य कराए थे। उसी क्रम में आज हम तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति के बारे में आपको स्टडी करेंगे। देखिए, तीसरी महत्वपूर्ण शक्ति है वो सागरीय जल। सागरीय जल से भी देखिए कई सारे कार्य होते हैं, है ना। सागरीय जल से भी अपरदनात्मक कार्य होते हैं, निक्षेपणात्मक कार्य होते हैं। आपको तो मालूम है कि हमारे पूरे विश्व के 71% भाग पर लगभग क्या है, सागरीय का विस्तार है। 3 महत्वपूर्ण महासागर हैं, इसमें पहला प्रशांत महासागर है, दूसरा आपका अटलांटिक है, तीसरा हिंद महासागर है ना। तीसरा क्या है, हिंद महासागर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है ये, आप इसको अच्छे से समझें, है ना। मैं यहाँ पर आपको सागरीय अपरदन की और एक एक स्थलाकृति के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। तो देखिए, पहले हम सागरीय अपरदन के कारकों को जान लेते हैं, है ना। सागरीय अपरदन में कई सारी चीजें होती हैं। इसमें मुख्यतः सागरीय लहरों का सर्वाधिक योगदान होता है। तो सागरीय लहरें क्या करती हैं? सागरीय लहरें चलती हैं। क्यों चलती हैं? देखिए, सागर की लहरों पर आपने देखा होगा, झीलों में भी कभी कभी लहरें आती हैं। झीलों में भी लहरें उत्पन्न होती हैं। तो क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि पवन की वजह से, जब पवन जो है सागर की सतह की ऊपरी सतह से या फिर झील की सतह से क्या होती है, टकराती है, रगड़ खाती है, तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सागरीय लहरें उत्पन्न होती हैं, सागरीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, है ना। तो देखिए, सागरीय लहरों में 2 भाग होती हैं। पहला, सागरीय लहरें हमेशा इस रूप में चलती हैं, तो इसका ये ऊपर का भाग होता है, जो ऊपर रहता है, इसको कहते हैं हम शीर्ष, क्या कहते हैं हम, और ये नीचे वाला भाग होता है, इसको हम कहते हैं गर्त, है ना। तो देखिए, शीर्ष और गर्त के रूप में ऐसी लहरें चलती है। तो देखिए, कभी कभी क्या होता है, सागरीय जल जो है कुछ गहरे भागों में लहरें उत्पन्न होती हैं, है ना, फिर वो तट की तरफ गति करना शुरू कर देती है। तो ऐसे क्या होता है, किनारे के भाग में आकर क्या होता है, धरातल जो उथला होने लगता है। तो क्या होता है, लहरें जो है उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, ना कि उनकी लंबाई, है ना। क्योंकि देखिए, समुद्र के बीचों बीच में क्या होता है, काफी बीच में, अगर समुद्र की गहराई वाले भागों में आप जाएंगे तो वहां पर सागरीय तरंगों की लंबाई काफी अधिक होती है ना, काफी दूर तक लहर बनाती है। मगर किनारे तक आते आते क्या होता है, वो तट से टकराने लगती है, इसलिए उनकी क्या है, लंबाई कम हो जाती है। क्योंकि देखिए, एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम कहते हैं तरंग की लंबाई, एल, है ना, लेंथ। इसको हम क्या कहते हैं, तरंग की लंबाई कहते हैं। तो ये तरंग की लंबाई जो है वो समुद्र के गहरे वाले भाग में अधिक होती है। जैसे जैसे किनारे पे आती जाएगी, तो तट से टकराने की वजह, तट की तली से टकराने की वजह से क्या होता है, इस लंबाई में कमी आती जाती है ना। तो इसे हम कहते हैं आपका तरंग की लंबाई, है ना। तो देखिए, वायु के द्वारा ये लहरें उत्पन्न होती हैं, तो वायु की गति के ऊपर ही तरंगों की लंबाई भी निर्भर करती है। यदि वायु हल्की चल रही तो तरंगें कम उत्पन्न होंगी, धीमी उत्पन्न होंगी। परंतु जब सागरीय ऊपर जो वायु है बहुत तेज चल रही है, तो लहरें भी उतनी ही तेजी से और बड़ी बड़ी उत्पन्न होंगी, है ना, भीषण लहरें भी उत्पन्न होंगी। अभी तक देखिए, सबसे अधिक गहरी जो ऊंचाई वाली जो लहरें देखी गई है, 16 मीटर तक ऊंचाई की देखी गई है। 16 मीटर तक ऊंचाई वाली लहरें देखी गई है सामान्य रूप से, है ना। परंतु आपने देखा होगा, जब सुनामी आती है तो उससे भी कहीं ऊंची लहरें उत्पन्न होती है। जैसे कि 2004 में आई थी सुनामी, है ना, इंडोनेशिया में। इसने पूरे भारत तक को प्रभावित किया था और लगभग 5 लाख लोग इसमें मारे गए थे। 2004 की सुनामी, 5 लाख लोग लगभग मारे गए। इसमें बताते हैं कि जो सुनामी की ऊंचाई, जो लहरों की ऊंचाई थी, वो करीबन 38 मीटर थी। 38 मीटर आप समझ सकते हैं, कमरे, एक सामान्य कमरे की ऊंचाई 3 मीटर होती है। तो 38 मीटर आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंची उन लहरों की ऊंचाई होगी, कितनी भीषण वो लहरें होंगी। 5 लाख से ज्यादा लोग इसमें काल कबलित हो गए थे सुनामी इसमें ना। सुनामी को देखिए क्या कहते हैं, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है तट की तरंग है। सुनामी का मतलब तट की लहरें, है ना। ये एकदम क्या होता है, जब समुद्र के कहीं भाग में बीच में कहीं भूकंप आ गया हो, तो भूकंप की वजह से क्या, सागरीय जल होता है दोलायमान हो जाता है, और दोलन होने से उसमें ऊंची ऊंची लहरें उत्पन्न हो जाती हैं। समुद्र के बीच में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु किनारे पर ये लहरें बहुत भीषण रूप धारण कर लेती हैं और किनारे को पूरा तहस नहस कर देती है। तो इसी को हम कहते हैं सागरीय लहरों को सुनामी से ना। तो ये चीज अलग है, हमें तो यहाँ पर केवल सागरीय तरंगों के बारे में
समझना है कि इसके द्वारा कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं, कौन कौन सी नहीं बनती है। तो देखिए ये है सागर की लहरों की, और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, ठीक है, तरफ तरफ कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। और शीर्ष को हम कहते हैं क्रीस्ट, क्या कहते हैं, क्रीस्ट कहते हैं शीर्ष को हम, ठीक है। तो ये चीजें हैं सागरीय लहरों के बारे में ना। और दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को, दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं समय को, लहर की अवधि कहते हैं हम इसको, है ना। एक लहर की अवधि कितनी है ना, कितने समय में एक दो शीर्षों के बीच में कितना समय लग रहा है पहुंचने में एक दूसरे के बराबर, ऐसी दो गर्तों के बीच में कितना समय लग रहा है, इसको कहते हैं लहर की अवधि, ठीक है। तो ये होती है लहर, है ना। और देखिए जिस जल के स्तर पर होकर ये सागरीय लहरें अग्रसर होती हैं, जिस जल के स्तर पर, मान लीजिए जल का स्तर है, इसके ऊपर जो सारी लहरें उत्पन्न हो रही हैं, तो इसको हम कहते हैं फेज, इसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, FETCH। मेरा ये वीडियो आप अवश्य देखना, क्योंकि सारी लहरों की तरंगों के कार्य हुए पेपर में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, अवसर आते रहते हैं। तो आप इसको अपने आप समझ नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि जब तक कोई चीज हम नहीं बता देंगे वो आप चीज समझ नहीं पाओगे, है ना। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं, यानी जिस जल के स्तर पर लहरें चलती हैं उसे हम फेज कहते हैं ना। गहरे समुद्रों में फेज काफी बड़ा होता है, क्योंकि तरंग की लंबाई काफी बढ़ जाती है। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि गहरे समुद्रों में तरंगें काफी लंबाई अधिक होती है, यानी एक संघ से दूसरे संघ के बीच की दूरी काफी बढ़ जाती है ना। तो फेज भी क्या होता है, लंबा होता है, परंतु जो किनारे की तरफ आते फेज की लंबाई भी कम होने लगती है, क्योंकि क्या होता है, धरातल की वजह से तरंगों में रगड़ खाना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो तरंग की ऊंचाई तो बढ़ जाती है, परंतु उनके बीच की दूरी घट जाती है, क्योंकि धरातल की जो तट की जो जमीन है उससे टकरा करके तरंग की ऊंचाई तो बढ़ जाती है, परंतु क्या होता है, उनके बीच की दूरी घटने लगती है, टकरा करके रगड़ खा करके कम होने लगती है। तो इसको हम कहते हैं फेज कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं मैं आपको फेज क्या होता है, जो तरंगों की लंबाई है ना, जो जिस जल के स्तर पर होकर सागरीय लहर गति करती है, आगे बढ़ती है, अग्रसर होती है, इसको हम कहते हैं फेज, ठीक है। तो ये मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें थोड़ी बहुत समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखते हैं लहरों के प्रकार, लहरों के प्रकार। तो देखिए मुख्यतः लहरें जो है दो प्रकार की होती है, एक होती है दोलायमान तरंगे, दोलायमान तरंगे, और एक होती है आपकी स्थानांतरी, है ना, स्थानांतरी तरंगे। अब ये बहुत समझना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि दोलायमान तरंगे होती हैं, एक होती है स्थानांतरी तरंगे, है ना। देखिए जो दोलायमान तरंगे होती हैं, इनका जो उत्पत्ति होती है वह अधिक गहरे सागरीय भावों में होती है। कैसे, गहरे सागरीय भावों में होती है। तो आप समझ सकते हैं जब दोलायमान तरंगों की जो उत्पत्ति होती है वो गहरे सागरीय भावों में होती है, तो निश्चित रूप से इनका फेज काफी बड़ा होता होगा। फेज तो समझ गए ना, मैंने पहले बता दिया, नहीं समझ में आया तो पीछे रिवाइंड करके सुन लेना, ठीक है। तो इनका फेज तो काफी क्या होता है, बड़ा होता है, यानी कि तरंग की लंबाई क्या होती है, बड़ी होती है काफी, है ना। देखिए दोलायमान तरंगों का मतलब ये है कि सागरीय जल इसमें दोलायमान करता है, ऊपर नीचे होता है ना, परंतु उसमें तरंग जो है आगे नहीं बढ़ती है। लगता है आगे बढ़ती हुई, मगर वास्तविकता में जल स्थिर वही रहता है, जल ऊपर नीचे होता रहता है, पर तरंग आगे बढ़ती है, परंतु जल आगे नहीं बढ़ता है ना, दोलायमान में। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, क्या बात है इंपॉर्टेंट, कि जल आगे नहीं बढ़ता है, केवल तरंग आगे बढ़ती है, और जल जो है केवल बस ऊपर नीचे होता है। इसको हम कहते हैं दोलायमान तरंग। गहरे सागरीय भाग में उत्पन्न होती है, इसका फेज लंबा होता है, बड़ा होता है काफी, और लंबाई भी तरंगों की कैसी होती है, काफी अधिक होती है ना। तो ये होती है आपकी दोलायमान तरंग। ये कैसी होती है, स्थिर तरंगें, स्थिर लहरें होती हैं। स्थिर मतलब वहीं पर टिकी रहती हैं, गति इनमें, हालांकि साइंटिस्ट कहते हैं कि इनमें हाँ कुछ गति अवश्य होती है, पवन के साथ रगड़ खाकर दिशा में, पवन की दिशा में ये तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं, ये लहरें उत्पन्न हो जाती है। तो ये होती है दोलायमान तरंगें। इसके बाद आती है दूसरी स्थानांतरी तरंगें, ठीक है। स्थानांतरी
तरंगें क्या होती हैं। देखिए वीडियो को ध्यान से सुनना आप लोग, है ना, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर ही लेना, तो जो भी आपको वीडियो मिलेगी वो तुरंत आपके पास पहले पहुंच जाएगी, है ना। तो देखिए इसके बाद होती है आपकी स्थानांतरित तरंगें। देखिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं द वेव्स ऑफ ट्रांसलेशन, वेव्स ऑफ ट्रांसलेशन, ओके, वेव्स ऑफ ट्रांसलेशन। देखिए ये क्या होता है ना, ये तरंगें क्या होती हैं, ये एक प्रकार से एक श्रृंगी तरंगें होती हैं, एक श्रृंगी तरंगें होती हैं। कैसी होती हैं बताएंगे क्या होती हैं, श्रृंगी तरंगें होती हैं, इन्हें या फिर एक श्रृंगी तरंगें भी कहा जाता है। ये देखिए ये तरंगें, स्थानांतरित तरंगें दोलायमान तरंगों से इस मामले में भिन्न होती हैं कि जो इनमें जो तरंग की जो गति होती है, तरंग की जो गति होती है, जल भी उसी दिशा में गति करता है। यानी तरंग की गति यूं चल रही है इस दिशा में, तो जल भी इसी दिशा में दोलायमान होकर के गति करता है ना। तरंग के साथ में क्या होता है, तरंग तो गति कर ही रही है और उसके साथ जल भी जो है वो गति कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं आपकी स्थानांतरित तरंगें, है ना। एक महत्वपूर्ण विशेषता और है इनकी, है ना। इस प्रकार की तरंगों में क्या होता है, सागर की ऊपरी सतह से लेकर के सागर के तली तक का पूरा भाग जो है एक साथ एक ही दिशा में गति करता है ना, एक साथ एक ही दिशा में गति करता है ना। सागर का जल है जो ऊपरी सतह से लेकर के तली तक के भाग में पूरा एक साथ एक ही दिशा में आगे चलता है ना। परंतु आगे के भाग में क्या होता है, रुकावट आ जाती है। आगे मतलब कहां पर रुकावट, किनारे के भाग में। किनारे के भाग में क्या होता है, जमीन ऊपर आ जाती है, उथली हो जाती है और जो गहराई है वो कम होने लगती है। तो जिससे क्या होता है, जो तरंग की जो निचली वाले भाग है उसकी जो टक्कर होने लगती है, दगड़ खाने लगती है तली से वो किनारे वाले भाग से, तो क्या होता है उनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है, फिर तरंगों की ऊंचाई अधिक हो जाती है, परंतु क्या होता है तरंग की लंबाई कम हो जाती है ना। अब देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और है, मैंने आपको बताया जैसे जैसे ये तरंगें जो है किनारे की तरफ बढ़ने लगती है, तरंग की ऊंचाई अधिक होने लगती है, तरंग की लंबाई कम होने लगती है, ऊंचाई अधिक होने लगती है। अब एक यहाँ पर एक पॉइंट और देखिए क्या है, जब ऊंचाई अधिक होने लगती है, मान लो तरंग की ऊंचाई अधिक होने लगी तो क्या होता है, तरंग टूट के आगे गिर जाती है, तरंग टूट जाती है ना, बीच में से ये टूट जाती है। तरंग की ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि जल की ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि मान लीजिए तरंग की ऊंचाई ये है तो तरंग बीच में से टूट जाती है फिर, है ना। इसी टूटन को हम क्या कहते हैं, सर्फ कहते हैं ना। इस टूटी हुई जल तरंग को हम क्या कहते हैं, सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। देखिए ये बात को ध्यान रखना आप लोग, सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं इसको हम, श्वास। देखिए सर्फ ब्रेकर या श्वास, देखिए सर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ये तरंग टूटती है तो इससे झाग बन जाते हैं, इसलिए इसको सर्फ कहते हैं। ब्रेकर मतलब जैसे कोई स्पीड ब्रेकर होता है ना, तो ब्रेक की वजह से क्या है, कुछ चीज टकराती है तो एकदम ऊंची उठती है और नीचे गिर जाती है, तो ऐसी तरंग भी क्या है ऊपर उठती है और एकदम नीचे टूट जाती है ना। श्वास भी इसी को ही कहते हैं, श्वास से भी इसी से जर्मन भाषा का शब्द है यहाँ पर श्वास। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि जब और एक श्रृंगी की तरंगें क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक श्रृंगी दिखाई देता है, लंबाई तो होती नहीं है इनमें, तो श्रृंग ही श्रृंग दिखाई देता है, गर्त तो दिखाई नहीं देता इनमें, तो टूट जाती है तेजी से एकदम, है ना। तो इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, स्थानांतरित तरंगें भी कहते हैं, सर्फ तरंगें भी कहते हैं, है ना। और मैंने आपको बताया और, है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है, टूटने के बाद तरंगें फिर पीछे वापस लौटना शुरू हो जाती है ना। ऊपर से तो जल मतलब ऊपर आता है और नीचे से क्या होता है, से टकरा कर फिर वापस लौटने लगता है, अधोगति कहते हैं इसको। ऊपर से तो तरंग टूटी आगे बढ़ी, टक से टकरा करके वापस अंडरग्राउंड पानी नीचे लौट रहा है, ऊपर से तो पानी आ रहा है और नीचे से वापस लौट रहा है, इसको हम कहते हैं अधेय प्रवाह कहते हैं हम तरंग का, है ना, इसलिए हम अधेय प्रवाह कहते हैं, है ना। अब एक बात इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एक चीज पॉइंट और है, प्रतोरण रेखा। प्रतोरण रेखा देखिए ये क्या होगी, प्लंज लाइन, प्लंज PLUNGE, प्लंज लाइन, इसको हम कहते हैं प्रतोरण रेखा। देखिए क्या होता है, देखिए जब सर्फ अधिक ऊंचा हो जाता है, तरंग टूट जाती है, तो तरंग जहां से टूटती है और उसके किनारे वाले
भाग में, है ना, तट के समानांतर एक रेखा खींची जाए। ऐसे मान लीजिए ये तरंग उठ रही है और तट जो है ना, इसके समानांतर एक रेखा खींची जाए तो इसी को हम कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रतुरण रेखा। इसी रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतुरण रेखा या प्लंज लाइन कहते हैं इसको हम, है ना। तो देखिए ये तट, मान लीजिए किनारा है, ये जमीन है, ये है ना, और यहाँ से क्या होता है, तरंग टूट रही है तो तट की जिस धार में टूटती है तो उसके और तट के समान, तो टूटी हुई तरंग के और इस तट के दोनों के बीच में एक समांतर रेखा खींची जाए तो उस रेखा को ही हम प्रतुरण रेखा कहते हैं। यहाँ के आपके लिए बस इतना ही काफी है, इसमें इतना ही समझना है आपको, है ना। तो मैंने आपको कई सारी चीजें बताई इसमें। मैंने आपको बताया सुरंग क्या होता है, ऊपर वाला भाग तरंग का सुरंग होता है, फिर नीचे वाला गर्त होता है। मैंने आपको तरंग बताई, है ना। एक तो होती है कौन सी, दोलायमान लहर होती है, और दूसरी होती है इस स्थानांतरी लहर होती है, तरंग होती है। तरंग और लहर यहाँ पे एक ही बात है ना, ठीक है। तो इसकी मैंने आपको बताया, मैंने सर्फ क्या होता है, ब्रेकर क्या होता है, श्वास क्या होता है, मैंने आपको प्रतुरण रेखा बताया, मैंने आपको अदेह प्रभाव बताया। तो इतनी सारी चीजों को बताने के बाद अब मैं चलता हूँ उसकी मुख्य बातों पर, है ना, जिसको मैं समझना है ना। अब देखिए इनमें क्या होता है, कुछ सागरीय, ये सब चीजें तो सागर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तरंगों के बारे में, उनके बारे में थे। पर अब में क्या होता है, सागरों में कुछ धाराएं भी चलती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, धाराएं, सागरी धाराएं कहते हैं। मुझे वो सागरी धाराएं नहीं है जिसको आप जैसे गल्फ स्ट्रीम कह दो या सागर ठंडी धारा, वो नहीं है, दूसरी धाराएं है। सागर में जब जल क्या होता है, वो धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है तो उसको हम सागरी धाराएं कहते हैं। ये अधिक नियमित होती है ना, क्योंकि इनके साथ काफी मात्रा में जल जो है एक ही दिशा में बढ़ता है, तो एक दिशा में नीचे चलती है, इसलिए इनको सागरी धाराएं हम कहते हैं। वो सागरी धाराएं अलग होती हैं जो उत्पन्न होती है, उनसे मतलब नहीं है इनका, है ना, ठीक है। देखिए हम देखते हैं, तो देखिए दो प्रकार की धाराएं होती है। एक होता है आपका वेलांचली धारा होता है, वेलांचली धारा होता है, और दूसरी होती है आपकी, वो होती है तरंगिका। तरंगिका दोनों को हम देखते हैं ये क्या होती है, वेलांचली धारा और तरंगिका, है ना। देखिए वेलांचली धारा क्या होती है, तट के समानांतर जो समुद्र की धारा, जो सागरी जल चलता है तो उसे हम कहते हैं वेलांचली धारा। जैसे मान लीजिए ये कोई किनारा है ना, और ये समुद्र है, देखो यहाँ से लहर आई है, ऐसे लहर आई है ना, तट से टकराई, टकराने के बाद तट के समानांतर चलने लगी, देखिए ऐसे टकराने के बाद यूं चलने लगी। तट कैसा, समानांतर है, ये समानांतर है नहीं तट। ये देखिए किनारा है, ये मिट्टी है, यहाँ पर भाग स्थल भाग है ना, और ये क्या सागर है। तरंग आई, टकरा करके समानांतर चले लगी, इस धारा को हम कहते हैं वेलांचली धारा, है ना, वेलांचली धारा। तो डिफरेंट यहाँ पे इसको समझते चले, आपको अकेले समझ में नहीं आएगी तो समझ में आ रहा है। धारा सागरी तरंग आई, तट से टकराई, तट से टकरा करके जो समानांतर तट के चले लगी, इस प्रकार की धारा को हम कहते हैं वेलांचली धारा, जो तट के समानांतर चलती है। इसके बाद दूसरी होती है तरंगिका। हाँ देखिए तरंगिका क्या होती है, देखिए तरंगिका समझ में, वेलांचली समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद देखिए तरंगिका क्या होती है। मैंने आपको एक प्रतुरण रेखा बताई थी, प्रतुरण रेखा बताई थी ना। प्रतुरण रेखा क्या होती है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मैंने बताया था जहां से जो है तरंग का जो है ऊपरी भाग शीर्ष टूट जाता है, सर्प के रूप में आगे बढ़ता है, और तट के किनारे के बीच में यदि एक समांतर रेखा खींची जाए तो इस रेखा को हम प्रतुरण रेखा कहते हैं। हमने पहले आपको बता चुके हैं। अब देखिए प्रतुरण रेखा से क्या होता है, जो तट जो शीर्ष होता है, देखो जो तरंग का, वो टूट जाता है और टूट करके कई रूपों में आगे बढ़ता है ना, कई रूपों में बढ़ जाता है ना। कुछ जल तो टूटने के बाद लहरों का वो वेलांचली धारा के रूप में तट के समानांतर निकल जाता है ना। कुछ जल क्या होता है, अधेय प्रवाह द्वारा वापस लौट जाता है। अधेय प्रवाह मतलब नीचे के प्रवाह के द्वारा टकराने के बाद वापस तली से हो के समुद्र में वापस नीचे जल समुद्र की ओर लौट जाता है ना। कुछ जल क्या होता है ना। तो देखिए दो रूपों में चला गया यहाँ पर, एक तो वेलांचली धारा के रूप तट के समानांतर रहेगा, कुछ क्या तली में चला गया, और कुछ जो है सतह के ऊपर होकर के वापस लौटता है ना। कुछ जल टकरा कर सतह के रूप में ऊपर थोड़ा सा एक पट्टी सी देखो अगर जल की तो ऊपर से वापस लौटती है, इसको हम कहते हैं तरंगिका। ऐसे क्या है, ये तट से टकराई,
टकराएगा, कुछ जल वापस लौट के ऊपर तरंग के रूप में ही लौट गया है ना, पतली पट्टी के रूप में लौट गया है ना, यानी तरंग की एक पतली परत जो है वो ऊपर ही ऊपर होकर के वापस समुद्र की ओर लौट गई। कुछ जल तो नीचे गए, अधेय स्तर में जमीन से चिपक करके लौट गई, इसको हम क्या कहते हैं अधेय प्रवाह। कुछ ऊपर सतह से उभर के लौट गई, इसको हम कहते हैं तरंगिका, है ना। और कुछ तट के समानांतर प्रवाहित हो जाता है किसमें, बिलांतरी धारा के रूप में। चीजें आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है आपको चीजें भी समझ में आ रही होंगी। चलिए वो आगे देखते हैं, है ना। पीडीएफ मैंने सब कुछ डाल रखा है, वैसे आपको समझ में आएगा। अब हम देखिए यहाँ पर बात करेंगे सागरीय तट और किनारे के बारे में। सागरीय तट और किनारा, सागरीय तट और किनारा। देखिए हम प्रायः क्या करते हैं, हम तट को और किनारे को दोनों को एक ही चीज मानते हैं, समानार्थक मानते हैं, किनारा और तट एक ही बात है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में अंतर है, तट में और किनारे में अंतर है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ चित्र बना रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा टाइम में आपको मैं समझा दूंगा। देखिए ये मान लीजिए स्थल भाग है ना, ये स्थल भाग है ना। और देखिए इस पर कई सारी चीजें हैं आपकी, है ना। यहाँ पर क्या है देखिए, ये निम्न ज्वार तल है, निम्न ज्वार तल, ये उच्च ज्वार तल है। अभी सब समझा दूंगा मैं आपको, पहले आप इसे देखते जाइए। इसके बाद है यहाँ पर भी कई सारी चीजें हैं, तो देखिए आपके सामने कई सारी चीजें हैं, मैंने आपसे बनाई। उच्च ज्वार तल, ज्वार तो आप समझते ही, जब सागर का जल जो है ऊपर उठने लगता है तो उसको उच्च ज्वार कहते हैं, और जब नीचे बैठने लगता है उसको निम्न ज्वार कहते हैं। और इसके बाद देखिए कई सारी चीजें होती है, एक अग्रिम किनारा होता है, एक सुदूर किनारा होता है, एक पृष्ठ किनारा होता है और एक वास्तविक किनारा होता है। तो देखिए अब यहाँ पे आपको सब चीजों को समझना बहुत ही आवश्यक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, सागरीय किनारा उस भाग को कहते हैं जो कि सबसे अधिक ज्वारीय जल की सीमा के मध्य होता है ना। सागरीय किनारा उसके भाग को कहते हैं जो कि सबसे अधिक ज्वारीय जल की सीमा के मध्य होता है ना। ये वाला सागरीय किनारा सबसे अधिक ज्वारीय, मतलब यहाँ पर सबसे अधिक ज्वारीय सीमा के मध्य होता है। यानी वैसे तो नॉर्मली उच्च ज्वार यहाँ तक आता है, निम्न ज्वार यहाँ तक रहता है, परंतु कभी कभी क्या होता है बहुत उच्च ज्वार आता है तो पानी और ऊंचा आ जाता है ना। तो ऐसी सीमा कभी कभार आती है, मान लीजिए कभी कभार 20 साल में चंद्रमा जब पृथ्वी के बहुत पास आ गया, सूर्य एकदम पास आ गया, खास स्थितियां बन गई, तो उस समय क्या हुआ है ज्वार जो बहुत ऊंचा उठा तो यहाँ तक कभी आ गया। तो बहुत ही अधिक उच्च ज्वार और के मध्य जो सीमा होती है उसको कहते हैं किनारा, सागरीय किनारा, इसको कहते हैं सागरीय किनारा, है ना। तो अब देखिए आप समझ जाओगे धीरे धीरे, मैं भी समझा रहा हूँ आपको।
देखिए यहाँ पर जो उच्च ज्वार की सीमा है और निचले ज्वार तल है, ये बदलते रहते हैं, कभी थोड़ा ऊंचा नीचा, इनमें फर्क आता है, कभी थोड़ा ऊंचा आ गया, थोड़ा नीचा आ गया, कभी उच्च ज्वार थोड़ा इससे ऊंचा हो गया, कभी नीचा हो गया, तो ये सीमा जो बदलती रहती है ना। परंतु नॉर्मली हम दिखाने के लिए यहाँ पर ये सीमा हम मान लेते हैं ना। देखिए देखिए जिस स्थान पर सारी तरंगें या सारी तरंगें आगे बढ़कर पहुंचती हैं उसे पृष्ठ किनारा कहते हैं, है ना। किनारे का यह भाग स्थल की ओर की अंतिम सीमा है। देखिए पृष्ठ किनारा क्या है, जिस स्थान पर आगे बढ़कर सागरी तरंगें, मान लीजिए सागर है आगे यहाँ पर पूरा, ये तरंगें आगे बढ़कर के पहुंच रही है ना, तो अंतिम सीमा है, यानी इस सीमा तक नहीं, इस सीमा के बाद नहीं पहुंच पाती है सागरी तरंगें ना, उसे ये कहते हैं किनारे का यह भाग स्थल की ओर अंतिम सीमा होता है। यानी यहाँ तक क्या होता है, सागरी तरंगें आगे बढ़ करके पहुंचती हैं, उसे पृष्ठ किनारा कहते हैं। पृष्ठ किनारा देखिए सबसे पहले पड़ता है ना, किनारे बढ़ के यहाँ तक पहुंच रही है। दूसरा क्या होता है, अग्रिम किनारा। अग्रिम किनारा क्या होता है, जिस किनारे पर सागर का जल सदैव रहता है ना, यहाँ सागरी जल जो है हमेशा रहता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, अग्रिम किनारा कहते हैं ना। तो ये क्या होता है, अग्रिम किनारे पर सागरी जल हमेशा रहता है ना। इसके बाद होता है सुदूर किनारा, ये अंदर की साइड चले जाएंगे समुद्र में, तो अंदर वाला यहाँ पर तो हमेशा ही पानी रहता है, गहरा होता है पानी, है ना, इसको हम सुदूर किनारा कहते हैं ना। देखिए पृष्ठ किनारे पर जल सदैव नहीं पहुंच पाता, कभी कभार विशेष परिस्थितियों में ही, कभी तूफान आ गया तो पहुंच गया, है ना, तो तभी पहुंच पाता है ना। और सागरी किनारे से स्थल की ओर का भाग, सागरी किनारे से स्थल की ओर भागा भाग क्या कहलाता है, तट कहलाता है। तट कहते हैं इसको हम, किनारे को, इसको हम क्या कहते हैं, तट कहते हैं। किनारे से इसके बीच की भाग को किनारे को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। देखिए यहाँ पर 3-4 चीजें थी, मैंने आपको जो बताई। सुदूर किनारा थोड़ा अंदर होता है समुद्र में, अग्रिम किनारा वो होता है जहाँ पर हमेशा सागर का जल रहता है किनारे पर, है ना। पृष्ठ किनारा वो किनारा होता है जहाँ पर कभी कभार सागर का जल पहुंच पाता है ना। और तट जो होता है सागरी किनारे के और स्थल भाग के बीच में जो भाग होता है उसको कहते हैं तट या किनारा, है ना। तो ये हो गया आपका सागरीय किनारे और तट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम पढ़ते हैं सागरीय अपरदन के रूप। सागरीय अपरदन के रूप। देखिए ये क्या होते हैं। देखिए मैंने आपको इससे पहले भी कराया था, वायु अपरदन के रूप कराए थे, संधि घर्षण अपवर्षण, जलगति वाले भी कराए थे मैंने, है ना। ऐसी सागरीय के अपरदन के कुछ रूप हैं। देखिए इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे क्या, जलगति क्रिया, हाइड्रोलिक है ना, जलगति क्रिया। दूसरा है अपघर्षण क्रिया। तीसरा है आपका संधि घर्षण। मैं आपको पहले समझा चुका हूं ये। इसके बाद है आपका घुलन क्रिया। और पांचवा है आपका, वो है आपका जलदाब क्रिया। मैं इनको लिखाऊंगा नहीं, आपको मैं समझा दे रहा हूँ, समझ ले रहा हूँ क्योंकि पहले आप पढ़ चुके हो। देखिए जलगति क्रिया में क्या होता है, जल अपने ताकत से, दबाव से क्या करता है, जल अपनी स्पीड से क्या करता है, चट्टानों को तेज प्रवाह करता है ना, जिससे क्या होता है, चट्टानें जो है टूट कर बिखरने लगती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस क्रिया को हम कहते हैं जलगति क्रिया, है ना। ये क्या करती है, चट्टानों पर जो जल की जो धाराएं हैं, है ना, जो सागरी किनारे पर जो धाराएं या तरंगे हैं वो भीषण प्रहार करती हैं, जिससे क्या होता है, चट्टानों के टुकड़े टुकड़े समय के साथ हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं जलगति क्रिया, है ना। इसमें देखिए केवल जल का ही योग होता है, जल के साथ जो टुकड़े कंकड़ पत्थर मिले होते हैं उनका कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होता है, केवल जल के द्वारा ही शक्ति से चट्टानें टूट जाती है। दूसरी बात है अपघर्षण। देखिए अपघर्षण में क्या होता है, जल के साथ कुछ जो है रेत और कुछ चट्टानों के कंकड़ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, किनारे से टकरा के किनारे की चट्टानों को क्या करते हैं, धड़ खा करके उन दिगमाल की तरफ टकरा देते हैं, तोड़ देते हैं उनको। तो ये हुआ अपघर्षण। तीसरा होता है संधि घर्षण। संधि घर्षण में क्या होता है,
कि जो सागरीय जल में तरंगों में क्या है, जो पत्थर पदार्थ वगैरह के कण हैं, जो बजरी वगैरह के कण हैं, वो आपस में घिस के छोटे होते रहते हैं, जिसको हम कहते हैं सन्नी, है ना, सन्नी घर्षण। इसके बाद घुलन क्रिया। घुलन क्रिया देखिए ये क्रिया कुछ विशेष तटों पर ही होती है। मान लीजिए जैसे किसी तट पर जो है किनारे पर चट्टानें पाई जाती हैं आपकी लाइमस्टोन की, चूना पत्थर की, तो वहां पर क्या होता है, घुलन क्रिया के द्वारा क्या होता है, सागरीय जल की तरंगें हैं वो उस चट्टान को घोल घोल के अपवर्तित करती रहती है। तो ये क्रिया कुछ विशेष किनारों पर ही होती है, हर जगह नहीं होती है। कुछ विशेष तट ही ऐसे हैं जहाँ पर लाइमस्टोन की चट्टानें पाई जाती हैं, तो उसी किनारों पर ऐसा हो पाता है। इसके बाद देखिए जलदाब क्रिया। जलदाब क्रिया में क्या होता है, ये जल जो है चट्टान, मान लीजिए किनारे पर कोई जल चट्टानें हैं, उन चट्टानों में क्या जोड़ और संधियां पाई जाती हैं ना, उन संधियों में जल घुस जाता है ना, तो तेजी से घुसता है। फिर जब जैसी जो तरंग एकदम पीछे हटती है तो वो तो जल के साथ क्या होता है, हवा भी, वायु भी संपीड़ित हो जाती है, संपीड़ित होकर उन संधियों में घुस जाती है, और जैसी तरंग पीछे लौटती है तो हवा वो तेजी से वापस लौटने का प्रयास करती है और सीटी की आवाज करती है, वो बाहर एकदम उन संधियों से बाहर निकलती है और बड़ी से बड़ी चट्टानों को तोड़ डालती है, बड़ी से बड़ी चट्टानों को, टनों बड़ी चट्टानों को भी तोड़ डालती है। जलदाब क्रिया इसको कहते हैं ना, समझ रहे हो ना। क्या जल के साथ हवा भी क्या होती है, उन संधियों में प्रवेश कर जाती है, और जब लहर वापस जाती है तो तेजी से हवा भी बाहर निकलने का उस संधियों से प्रयास करती है। इस प्रयास में क्या करती है, वो काफी बड़े दम लगाती है और उसके साथ ताकत लगाती है, उसमें काफी पावर होती है और वो चट्टानों को फोड़ डालती है ना, और चट्टानें जो है विस्फोट की आवाज करते के साथ जो है टूट फूट जाती है ना। इसमें काफी कौन का दबाव लगा दिया जाता है जल की क्रिया के द्वारा। तो ये सब तो हमारे जलीय पदार्थ के रूप। अब हम देखेंगे जलीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। पहले इससे पहले हम एक चीज और देख लेते हैं, जलीय अपरदन को या सागरीय अपरदन को प्रभावित करने वाली कौन कौन दिशाएं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि सागरीय अपरदन को प्रभावित करने वाली एक तो है हवा, वायु, है ना। क्या वायु तेज चल रही है, लहरें भी तेज उत्पन्न होंगी, तेज लहरें उत्पन्न होंगी तो अपरदन ज्यादा करेंगे। हल्की हवा चल रही है तो सागरीय खास अपरदन नहीं कर पाएंगे, है ना। दूसरी क्या है, तटीय चट्टानों की बनावट कैसी है ना, ग्रेनाइट कायांतित चट्टानें हैं, ग्रेनाइट की चट्टानें हैं तटों पर, किनारों पर, तो आसानी से अपरदित नहीं होंगी, जबकि दूसरी लाइमस्टोन जैसी चट्टानें आसानी से अपरदित हो जाएंगी। तट की चट्टानों में ये भी प्रभाव उनको प्रभावित करता है ना। यदि देखिए तट कैसा है, खड़े ढाल वाला है ना, चट्टानें कैसी हैं, किनारे पर खड़े ढाल वाली, तो भी सागरीय तरंगें अधिक अपरदन नहीं कर पाएंगी, तो जैसे किनारे से टकराएंगी वापस लौट के पीछे आ जाएंगी, है ना, तो ज्यादा अपरदन नहीं कर पाएंगे ऐसी स्थिति में। तट अगर खड़े किनारे वाला है या तटों पर जो चट्टानें हैं वो कैसी खड़े ढाल वाली हैं, तो वहां पर भी कोई विशेष अपरदन नहीं होगा, है ना। इसके अलावा भी देखिए और क्या है, अपरदन का समय भी जो प्रभावित करता है अपरदन को, है ना। समय कितना हुआ है चट्टान को अपरदन करते हुए, मान लो लाखों साल हो गए तो काफी ज्यादा अपरदन हो गया होता है ना। तो ये क्या, यदि और इसके अलावा क्या, जल का स्वभाव क्या है, जंतुओं से रहित है, यानी जल के साथ जो किनारे जो सागरीय तरंगें हैं उनमें क्या है, उनमें कंकड़ पत्थर की कमी है ना, तो वो क्या कहते हैं, अपघर्षण नहीं कर पाएंगे तो अपरदन धीमा होगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं सागरीय अपरदन को प्रभावित करती हैं। तो मैंने आपके सामने सारी चीजें रख दी हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरदनात्मक स्थलाकृति। सागरीय जल के अपरदन से उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए क्या है, कई सारी चीजें अपरदनात्मक स्थल, सागरीय जल से, सागरीय जल के अपरदन से उत्पन्न स्थलाकृतियां कौन कौन सी देख लीजिए। पहला है आपका तटीय क्लिफ, तटीय क्लिफ सब समझा दूंगा आपको। दूसरा क्या है आपका तटीय क्लिफ के बाद तटीय कंदरा, तटीय कंदरा, कंदरा मतलब गुफा। तीसरा क्या है देखिए आपका प्राकृतिक चिमनी, प्राकृतिक चिमनी या वात क्षेत्र, वात मतलब वायु क्षेत्र, वात क्षेत्र। चौथा क्या है आपका स्टैक, चौथा क्या है आपका स्टैक, है ना। पांचवा है आपका प्राकृतिक मेहराब, प्राकृतिक मेहराब। आप चाहो तो उनको डाल दो, मैं समझाता जाऊंगा किसी को, है ना। इसके बाद है आपका छठा है तरंग घर्षित वेदी, तरंग घर्षित वेदी, है ना। और सातवां है आपका अपरदन में अंडाकार कटान अथवा लघु निवेशिका, लघु निवेशिका, है ना।
तो देखिए ये अपरदन के सागरी बदन के द्वारा उत्पन्न स्थला करती हैं। इसमें एक एक को हम अध्ययन करेंगे, देखते हैं कि क्या क्या पढ़ने को हमारे पास है। या इसको लघु लवेशिका या कोब कहते हैं, इसमें कोब है ना, कोब कहते हैं ना। तो ये सारी चीजें देखिए 6-7 चीजें हैं। तटीय क्लिफ है, तटीय कंधा है, प्राकृतिक चिमनी या वात क्षेत्र है ना। इसे ब्लो होल भी कहते हैं, इसमें स्टैक है, इसे सागरीय स्तंभ भी कहते हैं, सागरीय स्तंभ भी कहते हैं इसको, है ना। और देखिए प्राकृतिक मेहराब है ना, तरंग घर्षित वेदी है, लघु निवेशिका है। आपने को उतार लिया तो देखिए चीज को क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है तटीय क्लिफ, मिटा रहा हूं उनको मैं, ठीक है। पहली बात चीज आती है आपकी तटीय क्लिफ। देखिए सबसे अपरदनात्मक स्वरूप सबसे महत्वपूर्ण यही होता है, मान लीजिए ना, जैसे मान लीजिए सागर का ये किनारा है, यहाँ पर कोई चट्टान है ना, ये सागर का जल भरा हुआ है यहाँ पे, ये सागरी तल है, ये जल भरा हुआ सागर का यहाँ पे, है ना, सागर है ना। और देखिए ये मान लीजिए उच्च ज्वार तल है, उच्च ज्वार तल, यानी मतलब ज्वार के समय पानी यहाँ तक इतनी ऊंचाई तक आ जाता है, ये निम्न ज्वार तल है ना, निम्न ज्वार तल, यानी ये सागर का वही नॉर्मल स्तर है, यहाँ तक मतलब पानी हो सकता रहता है ना। और ये अंदर बन गई, देखिए खांच बन गई है, अंदर खांच, नौच बन गया अंदर खांच, है ना। इनको इंग्लिश में कहते हैं खांच को, NOTCH, नौच, है ना। तो देखिए ये क्या है, इसको हम कहते हैं तटीय क्लिफ, तटीय क्लिफ कहते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए साल के किनारे कुछ तटीय चट्टानें पाई जाती हैं, है ना। तो देखिए सागर के किनारे पर तटीय चट्टानें, तो लहरें क्या करती हैं, इस चट्टान को अपरदित करना शुरू कर देती है। अपरदित करते 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 क्या करती है, चट्टान को काटती जाती है, देखिए। और धीरे धीरे क्या होता है, चट्टान नीचे से कटती जाती है, अपरदन की लहरों के द्वारा क्या होता है, नीचे से चट्टान में गर्त कर दिया जाता है और अपरदन कर दिया जाता है, ऊपर चट्टान लटकी रहती है ना। इसको हम कहते हैं तटीय क्लिफ, इसको हम क्या कहते हैं, क्लिफ कहते हैं ना। ये चट्टान की देखिए ऊपर लटक रही है, देखिए, और नीचे से कटती जा रही है, देखिए, है ना। जो सारी लहरें नीचे से इसको काटती जा रही है, ऊपर चट्टान लटकी हुई है। ये बाद में क्या होता है, इतना अपरदन होता है ऊपर चट्टान गिर जाती है, नीचे से अपरदन इतना हो जाता है, भाई उसका आधार ही काट दे नीचे से लहरों में, तो ऊपर का भाग तो नीचे गिर जाएगा। तो इसको हम कहते हैं लटके हुए भाग को ही कहते हैं हम क्लिफ कहते हैं ना। तो ये एक महत्वपूर्ण इस्तेलाह करती है सागर का, है ना। देखिए इसके बाद क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, तरंग घर्षित वेदी बताई थी मैंने, वो क्या होती है, देखिए जब लहरें क्या करती है, चट्टान को काटती जाती तो एक वेदी यानी कि क्या होता है, एक फर्श का निर्माण हो जाता है ना। इसी को हम कहते हैं तरंग घर्षित वेदी, तरंग घर्षित। देखिए यहाँ पर दो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, तरंग घर्षित वेदी में आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको क्या बताया। तो देखिए जब ये खांच कटती जाती है, ऊपर चट्टानें कटती जाती है, तो ये क्या होता है, एक धातु का निर्माण हो जाता है किनारे पर, समुद्र के किनारे पर जो चट्टानों का होता है। तो ऊपर का तो पूरा भाग अपरदित हो जाता है, परंतु एक फर्श सा रह जाता है पत्थर का सा, उसको हम कहते हैं तरंग घर्षित वेदी। क्या वो दो चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। इसके बाद देखिए तीसरी मैंने आपको आकृति क्या बताई थी, वो मैंने बताई थी आपको तटीय कंदरा, है ना। कंदरा क्या होता है, देखिए मान लीजिए सागर के किनारे पर कुछ चट्टान है ना, तो सारे लहर को काटती जाती है, तो अंदर से क्या होता है, जब किसी चट्टान में क्या होता है, जब सागर जी मान लीजिए कोई चट्टान है, इसमें क्या है, लहरें अंदर घुस रही हैं अंदर लहरें, है ना। तो आपको मालूम अंदर से अंदर क्या करती है, सारी लहरें अंदर घुसती हैं, कुछ ताकत से अंदर से जो घूमते हुए लौटती हुई आती है ना, घूमते हुए अंदर प्रवेश करती है, गोल गोल घूमते हुए अंदर प्रवेश करती है, अपरदन करती है। तो इससे क्या होता है, चट्टान के भीतर का भाग खोखला हो जाता है, खोखला हो जाता है। इसी को हम कहते हैं तटीय कंदरा। क्या कहते हैं हम, तटीय कंदरा। मान लीजिए किसी सागरी भाग में कोई चट्टान है, और मान लीजिए किसी संधि से जो है कोई जोड़ होता है, वहां से सागरी लहरों ने घुसना अंदर शुरू कर दिया, तो धीरे धीरे क्या करती है, उस संधि को बड़ा करती जाती है और अपरदन के द्वारा उस संधि को काटती चली जाती है, और अंदर ही अंदर उस चट्टान के क्या होता है, खोखला भाग बन जाता है, गुफा का निर्माण हो जाता है काफी मात्रा में ना। इसी को हम कहते हैं तटीय कंदरा। अब देखिए तटीय कंदरा में क्या होता है, तटीय कंदरा क्या होती है, जो विस्तृत हो जाती है, तो इससे क्या होता है, एक मेहराब सी बन जाती है, मेहराब सी, ये मेहराब बन गई, और ये मेहराब की कंदरा की क्या छत है, ये ऊपर वाली है ना, इसको कहते हैं हम मेहराब,
इसको हम क्या कहते हैं प्राकृतिक मेहराब, है ना। तो ये सब चीजें आपकी समझ में आ गई। अब देखिए क्या होता है कि अपरदन होता रहता है, मेहराब ऊंची होती जाती है। इसके बाद क्या होता है, ये एक स्थिति ऐसी आती है कि मेहराब का अपरदन होते होते क्या होता है, वो जो है गिर जाती है, मेहराब बीच में से क्या होती है, गिर जाती है ना, टूट जाती है, मेहराब वाले टूट गई है ना। तो सारे के बीचों बीच में एक खड़ा भाग रह जाता है एक चट्टान का, इसी को हम कहते हैं समुद्री स्तंभ या स्टैक। क्या कहते हैं, समुद्री स्तंभ या स्टैक कहते हैं, है ना। मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, अपने डिटेल में लिखा हुआ, पर यहाँ पर आप मेन पॉइंटों को, चीजों को समझना क्या होती है। इसको कहते हैं हम समुद्री स्टैक या सागरीय स्तंभ कहते हैं। इसके बाद लघु निवेशिका होती है। तो देखिए मैं आपको ये भी समझाता हूँ लघु निवेशिका क्या होती है ना। देखिए लघु निवेशिका क्या होती है, देखिए सागरीय किनारों पर क्या होता है, चट्टानें पाई जाती हैं, चट्टान है ना। चट्टानों में क्या होता है कि ये जो लहरें होती हैं वो अंडाकार कटान कर देती है अंदर ही अंदर ना, क्योंकि जब लहर अंदर प्रवेश करती है तो जो आपके अंदर घुसती है वो घूमती हुई अंदर घुसती, घूमती हुई कटाव करती है अंदर, तो इसके अंडाकार कटान बन जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लघु निवेशिका या कोल, है ना। तो इतना सागर के अंदर तक जो है ऐसे ऐसे स्थल के अंदर तक चट्टानों को काट देती हैं, तो ऐसे इसको हम कहते हैं लघु निवेशिका या कोल, है ना, अंडाकार रूप से कटान हो जाता है। इसके बाद तरंग घर्षण विधि मैंने आपको बताई, तो सात चीजें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी हैं, बहुत ही सरल रूप में आपको समझ में वो आसानी से आ जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सागरीय निक्षेप जनित स्थलाकृतियां, है ना। कौन कौन सी स्थलाकृतियां ऐसी हैं जो सागर के निक्षेपण से उत्पन्न होती हैं। देखिए मेरी वीडियो काफी बड़ी बन रही है, तो बड़ी बनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बना दूं, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। तो ये इसे पार्ट 1 कहेंगे हम, पार्ट 1। मैंने इसमें आपको सागरीय लहरों के बारे में सब कुछ बता दिया है और सागरीय तरंगों के अपरदन के द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों के बारे में समझा दिया है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, उसमें हम बनाएंगे आपकी सागरीय निक्षेपण से उत्पन्न स्थलाकृतियां। ठीक है, धन्यवाद।